नमस्कार, खबर 24 आवर्स में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रिंकल गुप्ता। चलिए खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं और बात करते हैं नेपाल की। बीते शनिवार से अब तक भूकंप के करीब 68 झटके झेल चुके नेपाल में चारों ओर तबाही का मंजर है। मंगलवार तड़के फिर भूकंप के झटकों से नेपाल के लोग सहम गए। सोमवार सुबह भी काठमांडू में भूकंप के झटके महसूस किए गए थे। भूकंप से नेपाल में अब तक मरने वालों की संख्या 5000 के करीब हो चुकी है। अकेले काठमांडू में मरने वालों की तादाद 1100 के आसपास हो चुकी है, जबकि घायलों की संख्या 8000 के करीब बताई जा रही है। रेस्क्यू ऑपरेशन में नेपाल के 1 लाख आर्मी के सैनिकों ने भी कमान संभाल रखी है। बचाव कार्य युद्ध स्तर पर चल रहा है। भूकंप के बाद रविवार रात से हो रही लगातार बारिश नेपाल में हालात को बद से बदतर बना दिया है। वहीं काठमांडू सहित नेपाल के कई हिस्सों में बारिश से बचाव और राहत कार्य पूरी तरह से प्रभावित हुआ है। नेपाल की पीड़ा भी हमारी ही पीड़ा है। मैंने नेपाल के प्रधानमंत्री जी से, राष्ट्रपति जी से बात की और विश्वास दिलाया है कि सवा सौ करोड़ देशवासी आपकी इस मुसीबत आपके साथ है। ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि इस भयंकर हादसे को सहने की परमात्मा ताकत दे। जिन परिवारजनों पर आपत्ति आई है उनको शक्ति दे। भारत में भी कम अधिक मात्रा में कुछ न कुछ प्रभाव हुआ है, उनके प्रति भी मेरी संवेदना है। 3:30 बजे प्रधानमंत्री जी ने इसी निमित्त इस भूकंप के परिणाम स्वरूप जो संकट पैदा हुआ है उस संबंध में और क्या क्या प्रभावी कदम उठाए जा सकते हैं, इस संबंध में बैठक बुलाई है और मैं उसी बैठक में भाग लेने और नेपाल को भी भारत ने आश्वस्त किया है कि अधिकतम सहायता देंगे। और कल ही हमारी एनडीआरएफ की टीम नेपाल में पहुंच चुकी है और अन्य सहायताएं भी नेपाल को भेजी जा चुकी हैं। प्रधानमंत्री जी ने स्वयं वहां के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति जी से बात की। अफवाहें मैं मानता हूं कि बेबुनियाद। वहीं भीषण भूकंप से सिर्फ तबाही ही नहीं मची, बल्कि नेपाल में भौगोलिक बदलाव भी आया है। वैज्ञानिकों के अनुसार काठमांडू 30 सेकंड में अपनी धुरी से 10 फुट दक्षिण की ओर खिसक गया है। इसके साथ ही पृथ्वी के एक बड़े भूभाग में भी बदलाव दर्ज किया गया है। वाडिया भूविज्ञान संस्थान के वैज्ञानिकों ने नासा के हवाले से ये जानकारी दी है कि 3 दिन पहले नेपाल में आए विनाशकारी भूकंप से सिर्फ इलाहाबाद ही नहीं, तकरीबन आधा देश अनायास ही नहीं हिला। आपको बता दें कि धरती में 10 किलोमीटर अंदर उतनी ऊर्जा बनी जितनी 1679 परमाणु बमों को फोड़े जाने से बनती है। इसलिए शायद पृथ्वी के सामान्य होने की प्रक्रिया धीमी है और जब तक कंपन हो रहा है तब तक ये स्थिति इसी तरह शायद बनी रहे। यमन के युद्धग्रस्त क्षेत्र में हजारों भारतीयों और कुछ विदेशियों को भी सकुशल निकाल लाने की भारत की प्रतिष्ठा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बढ़ गई है। भूकंप से पीड़ित नेपाल में राहत के साथ सबसे पहले पहुंचे भारत से स्पेन से भी अपने नागरिकों को बचाकर निकालने की अपील की है, जबकि कुछ अन्य देशों ने भारत का एयर रूट इस्तेमाल करने का आग्रह किया है ताकि राहत पहुंचाई जा सके। हवाई जहाज और बसों के जरिए अब तक लगभग 5500 लोग नेपाल से निकाले जा चुके हैं। इसमें से 30 विदेशी हैं। विदेश सचिव जयशंकर ने बताया कि स्पेन की ओर से आग्रह आया है कि उनके नागरिकों को भी निकाल लिया जाए। दिल्ली के कानून मंत्री जितेंद्र सिंह तोमर ने बिहार स्थित जिस यूनिवर्सिटी से कानून की डिग्री लिए जाने का दावा किया था, उसकी ओर से दिल्ली हाई कोर्ट को बताया गया है कि उनका प्रोविजनल सर्टिफिकेट जाली है और संस्थान में उनसे जुड़ा कोई रिकॉर्ड मौजूद नहीं है। तिलका मांझी भागलपुर यूनिवर्सिटी ने इस संबंध में अपनी जांच रिपोर्ट अदालत के सामने रखते हुए कहा है कि प्रोविजनल सर्टिफिकेट में जो सीरियल नंबर दर्ज है
उस पर किसी दूसरे व्यक्ति का नाम लिखा हुआ है, बल्कि तोमर का नहीं। इसके मुताबिक तोमर का जो प्रोविजनल सर्टिफिकेट है वो जाली है और ये यूनिवर्सिटी के रिकॉर्ड में मौजूद भी नहीं है। यूनिवर्सिटी की ओर से जस्टिस राजीव संखवर की बेंच के सामने दाखिल एफिडेविट में ये बात कही गई है कि यूनिवर्सिटी की ओर से ये जवाब उस याचिका पर जारी नोटिस पर दिया गया है जिसमें तोमर पर झूठी और नकली ग्रेजुएशन डिग्री के आधार पर एडवोकेट के तौर पर अपना नामांकन करवाने का आरोप लगाया गया है। ये फर्जीवाड़ा तो उस तरह की याद दिलाता है जैसे एक फिल्म आई थी संजय दत्त की मुन्ना भाई MBBS। तो फर्जीवाड़ा चलाना मेरे को बड़ी अजीब बात लगती है कि हमारे देश में आज भी फर्जीवाड़ा जिंदा है। श्री अरविंद केजरीवाल को तुरंत कानून मंत्री को उनके पद से हटा देना चाहिए। किसी ने इस चीज की इंक्वायरी नहीं की और अब एकदम निकल के ये चीज सामने आई है कि इतना बड़ा मंत्री होकर वो सब डिग्रियां और वो सब फिजूल की हैं और बंदा ऐसे ही चले जा रहा है। कैसे है ये? इस बात की भी आशंका है कि और भी जो आपके विधायक हैं कम से कम उनका भी ट्रैक रिकॉर्ड चेक होना चाहिए। चुनाव और 4 राज्यों में विधानसभा चुनावों में कांग्रेस की हार के बाद राहुल गांधी अब एक्शन मूड में हैं। राहुल गांधी अगले महीने से कई राज्यों में किसान पदयात्रा करेंगे। राहुल गांधी इस पदयात्रा के जरिए रोज करीब 15 से 18 किलोमीटर पैदल चलकर गांव का दौरा करेंगे। राहुल इस पदयात्रा की शुरुआत महाराष्ट्र से तेलंगाना के गांव से कर सकते हैं। इन राज्यों के बाद राहुल उत्तर प्रदेश और राजस्थान के गांव का भी दौरा करेंगे। राहुल की इस पदयात्रा का 2014 लोकसभा में कांग्रेस की करारी हार को 1 साल पूरा होने को लेकर ये पदयात्रा शायद निकाली जा रही है। इस बुलेटिन में फिलहाल वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। बने रहिए खबर 24 आवर्स के साथ। I'll give you everything you'll ever need, and I'll find a way to turn you into a monster. Me and you, we can rule the world, 'cause no one's gonna fuck with me, I'm a monster. I'll give you everything you'll ever need, and I'll find a way to turn you into a monster. Me and you, we can rule the world, 'cause no one's gonna mess with me, I'm a monster. ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। चलिए करते हैं रुक कुछ और खबरों का। लघु सचिवालय के बाहर अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे हरियाणा विकलांग अधिकार संगठन के पदाधिकारियों ने 15वें दिन भी सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। उन्होंने कहा कि अब सरकार के आर पार की लड़ाई लड़ी जाएगी। संजय अग्रवाल ने कहा कि 15 अप्रैल को विकलांग अधिकार संगठन से सरकार का पुतला फूंका था। आज सरकार को 13वीं रस्म पूरी करनी है। सरकार विकलांग विधेयक 2012 पर जल्द से जल्द संज्ञान लेते हुए इसे अधिनियम का रूप दे और विकलांगता अधिनियम 1995 को सरकार अब तक धरातल पर नहीं ला पाई है। उनका संघर्ष लगातार जन समर्थन मिलने से मजबूत हो रहा है। अगर फिर भी सरकार नहीं मानती तो वो और आगे प्रदर्शन करेंगे। धरना 15वें दिन में पहुंच गया है और खट्टर का जो हमने हरियाणा सरकार के रूप में पुतला फूंका था उसके 13 दिन पूरे हो गए हैं
और हरियाणा सरकार की आत्मा की शांति के लिए हमने अपनी तरफ से जो भी क्रियाक्रम था वो कर दिया, क्योंकि इस सरकार को विकलांगों के अधिकार पता नहीं और न ही विकलांगों को सरकार द्वारा कोई ऐसा उनके वेलफेयर के लिए कार्य किया गया है। इसलिए हमारी तरफ से ये सरकार मर चुकी है। और आज 13वें दिन हमने नेपाल और भारत में जो भूकंप पीड़ित है उनके को श्रद्धांजलि दी है और हरियाणा सरकार जो कि इस भूकंप के साथ साथ विकलांगों के लिए मर चुकी है उसको भी श्रद्धांजलि दी है। हमारा बुधवार को एक प्रदेश स्तरीय धरना समर्थन रैली निकालेंगे। पूरे प्रदेश भर से विकलांग आ रहे हैं, जिसमें बुधवार का प्रोग्राम है। और उस दिन हरियाणा सरकार की तो अंत्येष्टि हो चुकी है, मोदी का पुतला उस दिन फूंका जाएगा और उनका भी क्रियाक्रम पूरे विधि विधान से आराम से करेंगे हम, ताकि गंगा की शुद्धिकरण करने वाले लोग खुद की शुद्धि कर ले। किसी की अगर शुद्धि करनी है तो इस समाज में जो विकलांग है उससे कमजोर वर्ग कोई नहीं। और एक मानवता और सामाजिक नैतिक जिम्मेवारी के चलते और एक सोशल वेलफेयर स्टेट के परिभाषा में हमारे संविधान के अंतर्गत इन लोगों को शर्म आनी चाहिए कि देश का विकलांग अपने एक अधिनियम को लगवाने में एक राज्य में 20 साल से संघर्ष कर रहा है और एक विधेयक जो 2012 में बना था केंद्र सरकार को 3 साल हो गए, आज तक उसने पास नहीं किया। क्या आज उनकी इतनी ही जिम्मेवारी है कि विकलांग आज अपने अधिकारों के लिए जो सरकार ने बढ़ाए हैं, जो उनकी जिम्मेवारी है, उनके लिए रोड पे बैठे धरने प्रदर्शन करें? तो इसके अलावा कुछ नहीं रह जाता है। ये सारे के सारे भ्रष्टाचारी और अनैतिक लोग हैं जिनको समाज के बारे में नहीं पता, जो कि हम एक सामाजिक जीवन चाहते हैं, मगर ये औद्योगिक और बड़े घरानों और बड़े लोगों और वोट बैंक के चक्कर में अपने सामाजिक दायित्व को भूल चुके हैं। मेरा नाम मुकेश मंडाना है और मैं सभी से निवेदन करता हूं, एमएलए और एमपी से, जिसका भी कोई भी मरे मैं किसी से फीस नहीं लूंगा, उसका क्रियाक्रम पूरा कराऊंगा। काशी जी पढ़ के आ रहा हूँ, स्पेशलिस्ट हूँ, मैं क्रियाक्रम का पंडित हूँ और कोई पैसा नहीं लूंगा मैं किसी से भी। हाँ, विकलांगों की समस्या नहीं सुन रहे, मैं उनकी समस्या सुन रहा हूँ। उनके पास पैसा नहीं है, विकलांगों को उनका संगठन जो एक्स-95 लागू करवाना चाहता है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने पास कर रखा है, हरियाणा सरकार उसको लागू नहीं कर रही। सभी राज्यों में लागू है, एक हरियाणा ऐसा राज्य है जिसमें ये लागू नहीं है। इसके लिए हम यहाँ पे धरना दे बैठे हैं, आज 14 दिन हो चुके हैं, हमारी कोई सुनने वाला नहीं है। इसके रोष में मैं अपना रोष प्रकट करता हूँ। मैं थाना में तो कोई भी मरेगा, मैं एक पैसा भी नहीं लूंगा, मैं आपका क्रियाक्रम फ्री में कराऊंगा। जय हिंद। वहीं पटौदी में बारिश होने के बाद अनाज मंडी में रखा हुआ सारा गेहूं भीग गया, जिसके कारण सारा गेहूं भीगने के बाद खराब हो गया। रात को हुई बारिश में अनाज मंडी में खुले में पड़ा हुआ लगभग 1 लाख क्विंटल गेहूं भीग गया और अनाज मंडी में जगह जगह पानी भर गया है। आधी अधूरी बनी नई अनाज मंडी में गेहूं उठान का कार्य बड़ी सुस्ती से चल रहा है, जिसके बाद यहां के प्रशासन की पोल खुलकर सामने आ गई है। मंडी में लगभग 1.5-2 लाख कट्टे पड़े हैं, जो लाखों कट्टे तो खुले बिना ऑक्शन के पड़े हैं। बोली हुए 1 हफ्ते से ज्यादा हो चुका है, लेकिन कोई सुध नहीं ले रहा। कर्मचारी अफसर लोग आते हैं और देख के चले जाते हैं, किसी को किसी किसान की या व्यापारी की कोई परवाह नहीं है। आप देख रहे हैं कितना माल खराब हो रहा है, कितना क्या हो रहा है, इसमें कोई साइड नहीं, कोई और नहीं। सब अफसरों से ऊपर गुड़गांव तक के कमिश्नर तक देख के जा चुके हैं, वो आदेश दे जाते हैं, कोई नहीं मानता, उनकी धज्जियां उड़ रही नहीं उनकी। कितनी रात को बारिश तो भारी हुई है? बारिश काफी हुई है वैसे तो, पर इतना नुकसान बारिश प्लेटफार्मों पे है, लेकिन अब भी उड़ जाए तो खराब नहीं होगा। ऐसे रोज बारिश आती रही तो ये काफी नुकसान होने की संभावना है। वहीं वासिम जिले के मालेगांव शहर के गांधीनगर में सैकड़ों महिलाओं ने ग्राम पंचायत सदस्य अख्तर पठान और रेखा वाई कापड़से के नेतृत्व में तहसील कार्यालय मालेगांव पर मोर्चा खोल दिया। आपको बता दें कि बढ़ती धूप और गर्मी के कारण इन लोगों को पानी की नहीं मिल पा रहा है, जिसके चलते इन्हें परेशानी उठानी पड़ रही है।
जिसके बाद इन लोगों ने प्रशासन को घेरने के लिए प्रशासन के खिलाफ प्रदर्शन किया और जमकर नारेबाजी की। कंचनबाई कांबळे, राहणार मालेगाव, तालुका मालेगाव, जिल्हा वाशिम। आमच्या वार्डमध्ये 5 वार्डमध्ये तहसील कार्यालयाच्या मागे सगळे गोरगरीब जनता आहे आणि पाण्याची अशी समस्या आहे की एक महिना नळ येत नाही आणि धरणाचं पाणी आणि ते धरणाचं पाणी तेच प्यायले आणि तेच वापरायला एका महिन्यात काय करायचं। मग ते मोटर पाईपलाईन टाकली ना तिथून, ते आमदाराच्या ह्याच्यातून जे टाकली त्या निधीतून, तर ती आम्हाला मोटर पाईपलाईन पाहिजे, आम्हाला टँकर पाहिजे ना। टँकरनं भानगडी उपस्थित होता। सध्या तुमच्या वाड्यात पाणी नाही का? सध्या पाणी नाही। किती दिवस झाले? 1 महिना झाले नळ नाही। नळ नाही तर आता पाणी कुठून आणता तुम्ही? पाणी आम्ही इकडून तिकडून असं 2 हांडे 3 हांडे याच्यातच आम्ही काही हे करतो। वहीं बेमौसम बारिश की मार से किसानों की गेहूं की फसलें पहले ही खेतों में तबाह हो चुकी हैं। ऐसे में बची खुची गेहूं उनके लिए क्या कीमत रखती होगी। लेकिन बावजूद इसके एक बार फिर से आई बेमौसम बारिश से सरकारी अनाज मंडियों में खुले में पड़ी किसानों की हजारों गेहूं की बोरियां भीग कर बर्बाद हो गई। देखिए एक रिपोर्ट। बहुत ज़्यादा है जी इस मैटर में। इसमें नुकसान है जमींदारों का भी, जैसे ये बाहर पड़ी है गेहूँ भीग रही है, और सरकार का भी नुकसान है बहुत ज़्यादा। जमींदार तो बिल्कुल ही मरे पड़े जी इसमें। तो सरकार को ही देते हैं जी इस बात का। जैसे बाहर गेहूँ पड़ी है, टाइम सिर अगर शेड में लगवा दी जाए तो काफ़ी फायदा हो इससे लोगों को। ये कहना चाहता हूँ। कहना कि भाई तुम नीचे नज़र मार के देख लो, कोई पानी की निकासी नहीं, कुछ नहीं, नवी सड़क बेकार पईयां ने। शेड 1-2 है मंडी कितने जिमीदार खड़ी करे ट्रॉली अपनी जाके। तो साड़ी आरटीओ को फोन किया जाके उन्होंने कहते ट्रॉली खड़ी कराई है, ना कोई सरकारी बंदा बैठा, ना कुछ अपना देख दो तमाशा है। मंडी सैकड़ों टन क्विंटल नहीं कणक चाहिए थे। बुरा हाल पीछे सारा देखो, बुरा हाल ट्रक है ऊपर सामने मेरा तरफा तो खड़े होते। इधर प्रॉपर इंतजाम होना चाहिए। देखिए अब ये तो मौसम की मार है और इंतजाम भी होना चाहिए, लेकिन प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है यहाँ पर। ये आपके हिसाब से देखिए कितने हजारों टन गेहूँ ऐसी खराब हो रही है। सरकार को भी नुकसान है जी, सबको नुकसान है, सरकार को, आम आदमी को, सबको नुकसान है। वहीं गैस सिलेंडर सप्लाई में एक नया मामला सामने आया है। जी हां, आपको बता दें कि सराय ख्वाजा के सेक्टर 37 में राठी गैस एजेंसी में करीब 2 से 3 किलो गैस लोगों को कम दी जा रही है। जी हां, आपको बता दें कि लगातार लोगों के साथ धोखाधड़ी चल रही है। यहां पर देख लीजिए एक रिपोर्ट। पूरा मामला ये है जी, ये 2 किलो 3 किलो 4 किलो 5 तक कम देते हैं गैस। 3 किलो 2 किलो तो वेट में जो कंपनी का गोदा वेट है उसमें कम देते हैं, अपने हाथ से 15 किलो बना देते हैं।
बाकी सील में से 2 किलो 3 किलो या 1 किलो तक की बेईमानी करते हैं। इनकी शिकायत मैंने 2012 में की थी। भारत का ये जो मैनेजर है गैस का संजय गुप्ता यहाँ घर पे आया, मेरी माताजी हैं, यहाँ आकर के उनसे माफ़ी मांग ली और ये लिखित में दिया हुआ है कि अब आगे से कम नहीं आएगा, आएगा तो मैं जिम्मेदार रहूँगा। तो मैं चाहता हूँ 2012 से अब तक मैंने 2015 में दोबारा कमल चौधरी जी को शिकायत दी है। इनके द्वारा लिखी हुई शिकायत लेके मैं वहाँ गया इनके दफ्तर में, तो बदतमीजी से बोले, तू तड़ाक बोले और कह रहे हैं जो है यहाँ बिना पैसे के कुछ नहीं होता, ये तो सब चलता है, तुम चाहे जहाँ मुख्यमंत्री को चले जाओ चाहे पीएम को चले जाओ। तो मेरे को बदतमीजी की, तो मैंने भी उनको तू तड़ाक में जवाब दिया और मैं वहाँ से आ गया और मैंने सीएम विंडो पे जा करके अपनी शिकायत दे दी। लेकिन सीएम विंडो पर अभी तक आपको कोई आश्वासन? अभी तक 1 महीने से ज़्यादा हो गया, कोई मेरे पास फ़ोन नहीं आया, कोई आश्वासन नहीं है, ना कोई कार्रवाई वो कर रहे हैं। ये जरूर कह रहे हैं कि हमने 10,000 का जुर्माना कर दिया है। हमें को क्या पता है 10,000 का किया या 100 रुपये का किया या नहीं किया, तुम ही लेके खा गए हो। तो ऐसा हमें सुनने में मिल रहा है। अब इसमें इस तरह के जो मामले आ रहे हैं, सब्सिडी की भी बात आ रही थी। सब्सिडी किसी की तो 4-4, 6-6 महीने से नहीं आई, किसी की 1-2 महीने से नहीं आई। संजय को फ़ोन करते हैं, किसी के फ़ोन सुनता नहीं है और बदतमीजी से भी बोलता है। मेरा 2012 में इससे भी झगड़ा हुआ था, तो 3-4 महीने बाद शिकायत आई वो पीएम के वहाँ से वापस, तब कोई कार्रवाई में इसने माफ़ी मांगी सिर्फ घर आके। वो भी हमारी सासू माँ है बुढ़िया विधवा, उनको मना लिया, इस वजह से वो कार्रवाई आगे नहीं हुई। लेकिन हमको जब से गैस कम मिल रही है 3 किलो 4 किलो और जनता को मिल रही है, और जनता डर की वजह से नहीं बोलती, वो डरते हैं, कहते हैं हमारा कनेक्शन काट देंगे, गैस नहीं देंगे। हमारे इसी मकान में 8 कनेक्शन हैं, 8 में सबकी 2-2, 3-3 किलो गैस कम आती है। और सभी जो है इसी तरह से कोई कंप्लेंट करे भी तो बदलवा देते हैं। सिर्फ कई बार कंप्लेंट करने के बाद तुम्हारा सिलेंडर बदलवा दिया, बस। उससे तो समाधान नहीं है। 2-4 बार तो चोरी से दे जाएंगे, 1 बार सही भी दे जाएंगे, बदल दिया तो सही हो गया। उससे तो हमें कोई समाधान क्या मिला है? हमसे 3 साल में कितनी गैस कम मिली 3 किलो सिलेंडर से? तत्काल अगर कंप्लेंट करते हैं तो सिलेंडर बदल लिया जाता है, लेकिन उसके बाद फिर से वही सुचारू रूप से चलता है। वो दोबारा वही आएगा सिलेंडर वैसा ही। अब लोग ड्यूटी चले जाते हैं, घर में बच्चे लेडीज रहती हैं, वो किसको फोन करें? अब जैसे ये लेडीज हैं, किसको फोन करेंगी? और लाएंगे सिलेंडर। अच्छा एक काम करते हैं, ये सील तोड़ के दिखा के जाते हैं कई बार। अब क्योंकि सिलेंडर हम कांटे पे ले जाते हैं, तोलते हैं, सील बंद है, वो कम है। अभी 2 सिलेंडर हमारे पास और हैं जो 3-3 किलो कम है, वो हम आपको दिखाएंगे, सील बंद है। तो ये ऐसा भी करते हैं, एक की सील तोड़ के दिखा गए कि हम चेक कर रहे हैं, जबकि कंपनी से चेक सील आती है, यहाँ तोड़ के दिखाने की कस्टमर को वो नहीं है, जरूरत नहीं है। तो इस तरह की भी ये धोखेबाजी जनता के साथ कर रहे हैं। और हमको लग रहा है कि ये जनता के साथ इस तरह की जो सरकार ने कोई कदम नहीं उठा रही। हम तो यही कहेंगे, 1 महीने जिस शिकायत को हो गई और चोरों को जो है यही पता नहीं है कुछ क्या हो रहा है। क्या चाह रहे हैं? किस तरीके? हम चाह रहे हैं हमारी सारी जो है गैस वापस दी जाए। जिसकी कंप्लेंट है, जिसकी 2012 से तो मेरी कंप्लेंट है, मुझे 3 साल की गैस मेरी वापस दी जाए। और इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज हो धोखाधड़ी का। ये धोखाधड़ी सरेआम आपके सामने अब आई गई है। इसमें कोई कोर कसर हो, कानून अगर कहता है इसमें भी कमी है, तो हम 10-12 लोग गवाह हैं, 8-10 सिलेंडर सबूत के हैं। अब एक सिलेंडर 18 किलो का है, वो तो यहाँ पीछे से ले गए। मैंने रखा था संभाल के ऐसे ही, जैसे अब आपके सामने निकाला है मैंने बेड से, बेड में रखा था वो, लेकिन बच्चे की जरूरत थी, वो दे दिया किसी ने। बच्चों को नहीं पता ये मामला चल रहा है, और ये मैंने संभाल के रखा है। अब दूसरा सिलेंडर आएगा तो मैं ये दे दूंगा। मेरा नाम कमल चौधरी है और मैं मददगार संगठन एक यहाँ है जिसका काम मैं करीब 35 वर्षों से कर रहा हूँ। यहाँ पर क्या हो रहा है, भ्रष्टाचार बहुत ज़्यादा है। अभी एक जैसे गैस सिलेंडर्स हैं, इनके बारे में भारत गैस एजेंसी है 37 सेक्टर में, ये लोग क्या करते हैं कि कंपनी के जो खाली सिलेंडर का जो वेट होता है उस पर पेंट करके उसको 15 किलो लिख देते हैं। जैसे एक सिलेंडर 18 किलो का है, उस पर 15 लिख देंगे, 3 किलो गैस वो पहले ही कम कर देते हैं। और उसमें से गैस निकाल के 28-29 किलो लोगों को दे देते हैं। इसकी शिकायत हम लोग क्या करते हैं, हमारे पास आते रहते लोग, उनकी हम लिखित शिकायत ले लेते हैं अपने पास में। कब से आ रही है शिकायतें? ये बहुत दिनों से आ रही हैं। हम लोग पहले भी हमने और भी कार्रवाई करी है, उसका हमने आपस में थोड़ा बहुत जुर्माना करके उनको माफ़ कर देते हैं। दूसरी भी गैस एजेंसियाँ हैं, वहाँ भी कम, जैसे 2-3 किलो गैस है कम है, तो उसका वो लोग अपने कंपनसेशन थोड़ा बहुत कर करा के उसको हम लोग माफ़ कर देते हैं कि भाई दोबारा मत करना गलती। पर यह है क्या कि सरकार जो है यहाँ की, ये इनसे मिली हुई है।
अच्छा। हाँ, अभी हमने एक कंप्लेंट हमारे पास आई, हमने हमारे कमर राम जी हैं, कमर कुमार जी, इनको भेजा DFSC के ऑफिस में। वहाँ उनसे कोई शिकायत नहीं ली और उनको धक्का मार के भगा दिया। उसके बाद हमने वहीं CM की विंडो पर दे दिया। आज 1 महीना 4 दिन हो गए, 5 दिन, उसका कोई सुनवाई नहीं। हमने 30 तारीख को रजिस्ट्री की PM महोदय को, उसका भी कोई अभी तक कुछ नहीं पता। और दूसरी चीज़ क्या हो रही है, सरकार क्या करती है कि जो लोग जिनकी हमने कंप्लेंट की है उन्हीं को जांच की जवाबदारी सौंप रहे हैं। हमारे पास कुछ कंपनी का, भारत पेट्रोलियम का फ़ोन आया, गैस एजेंसी का फ़ोन आया कि हमको ग्राहकों से मिलवाइए और सिलेंडर विलेंडर हमको दिखाइए। जबकि सब ये सब बातें कुल मिला के गलत है, क्योंकि जिस सरकार को हमने सौंपा है उनको जांच करना चाहिए। तो अभी 1.25 महीना होने वाला है धीरे धीरे, अभी तक कोई जांच शुरू नहीं हुई और हम चाहते हैं कि जांच करें और भ्रष्टाचार को समाप्त करें देश में, क्योंकि भ्रष्टाचार से ही पूरा देश अपना खोखला हुआ जा रहा है। इस तरह की जो लापरवाही सामने आ रही है, कि कितनी शिकायतें आपके पास आती हैं? हमारे पास ऐसे पहले भी शिकायतें आई हैं, अभी भी आ रही हैं शिकायतें, और हम लोग बहुत सी शिकायतें लेते भी नहीं हैं। जैसे आज मान लीजिए अभी 2 शिकायत हमने आपको दिखाई, पर यहाँ पर जब आप आए तो कहीं ना कहीं यहाँ कितने लोग शिकायत करने तैयार हैं? कहीं ना लगता नहीं कि ये गैस एजेंसी जो है, राठी गैस एजेंसी, जी हाँ, इन्हीं का ही एक सोची समझी चाल है ये? जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ, बिल्कुल एजेंसियों की चाल है, एजेंसियों की चाल। जी हाँ, जी हाँ। तो जब ये सिलेंडर आपके पास लेके आते हैं, जब आप बुकिंग कराते हैं, तो उस समय आप नहीं देखते हैं कि मतलब कि किसमें क्या है, नहीं है? होता क्या है कि यहाँ ये लोग जब आते हैं, आदमी लोग तो ड्यूटी पे चले जाते हैं, अब रह जाती हैं लेडीज। अच्छा, तराजू इन लोगों पे है नहीं है। अभी कई लोग इलेक्ट्रॉनिक वाले दिए हैं, ऐसा कोई उन पर कोई नहीं है। अब औरतें जो हैं उनसे उतना बनता नहीं है तोलते, तो इन्हीं के भरोसे रहते हैं पूरे। ये लोग उल्टा सीधा करके और कह देते पूरी है, और लेडीज अपने घर ले जाती हैं। और यदि बाई चांस उन्होंने उपयोग में किया और कोई सील भी यहाँ वहाँ हो गई, तो उसके बाद वो लोग मानते नहीं, कहते भाई तुमने निकाल ली होगी। जबकि सील पहले से ही वो लोग कब सब गड़बड़ करके रखते हैं। कुछ सब्सिडी का भी आप बता रहे हाँ, अभी क्या है, और भी आगे अभी आप जाएंगे और भी जनता खड़ी हुई है आपके लिए। ये क्या कर रहे हैं, 4 महीने 5 महीने से बैंक में एंट्री कराओ तो वो कहते हैं कि भाई एजेंसी से नहीं आया पैसा, एजेंसी जाओ तो वो कहते हैं बैंक में हमने भेज दिया, वहाँ नहीं आ रहा है। कभी कहते हैं कंपनी जांच कर रही है। ऐसे करते करते 4-4, 5-5 महीने से हमारी बहुत से संगठन के मेंबर जो हैं वो यहाँ वहाँ भटक रहे हैं। वो अभी आपको दिखाएंगे, पासबुक भी दिखाएंगे हम, और पर्चियाँ दिखाएंगे आपको जो भी है। तो हमने सोचा कि आपके माध्यम से थोड़ा बिल्कुल जनता को बताया जाए कि ऐसा अपने यहाँ चल रहा है, जिससे इसको सुधार आ सके।